बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, अमरीकी जर्नल्स बाकायदा बाज़ाबिता अफ़गान जंग में अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर रहे हैं, कहीं और नहीं बल्कि अमरीकी कांग्रेशनल हियरिंग के दौरान अमरीकी जर्नल्स इस शिकस्त का बाज़ाबिता एतराफ़ कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ये बताते हैं कि नून लीग के दौर में महंगी सड़कें बनाई गई थीं, इनकी तहकीकात होंगी। आहसन इकबाल साहब इसका जवाब दे रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि हमारे दौर में ये सड़कें CPEC मंसूबों के तहत चाइनीज़ कंपनी ने बनाई या फिर FW ने। आप किस पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ ने आज ये कहा है बरमला के नून लीग में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे और हम उनसे डरते हैं। तो ये भी दिलचस्प मामला, जहाँ तक बयानिए की जंग है, खुलकर अब बयानात ये रहनुमा दे रहे हैं, जिससे उस खबर को तक़वियत मिलती है कि ये नून लीग दो धड़ों में तकसीम है। साथ कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में 2 रोज़ तक तूफ़ानी बारिशों की पेशन गोई है। समुद्री तूफ़ान गुलाब का ख़तरा है, किस हद तक ये ख़तरनाक साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और शिबली फराज साहब ने भंग की काश के सरकारी मनसूबे का बाज़ाबिता इफ्तिताह कर दिया है। भंग से पाकिस्तान क्या फ़ायदे हासिल कर सकता है अगर सरकारी तौर पर इसकी काश्त होती है? ये वो मौज़ूआत जिन पर बात करेंगे, लेकिन इन तमाम मौज़ूआत पर जाने से पहले आगाज़ होगा नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक से, क्योंकि शामी साहब के हाथ में अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की एक तसनीफ़ है। और जब ये ऐसी कोई किताब या आपका जिक्र हो तो बाकी मौज़ूआत फिर बाद में चले जाते हैं। शामी साहब बताइएगा ये क्या किताब है? डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी, उनका एक छोटी सी किताब है, किताबचा कह लें। कितने सफ़े का है? 119 सफ़े का। ये शाया हुआ है, चंद रोज़ पहले इसकी रूनुमाई थी। तो उसमें तो मैं शरीक हो नहीं सका, और लेकिन वो किताबचा मैंने पढ़ा है। वाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैकर जमाल है, उसका नाम भी यही है, हुजूर नबी अकरम का पैकर जमाल। उन्वान यही है। उनका चेहरा मुबारक, उनकी पैकर कलाइयाँ, उनके खदो खाल, उनकी जिस्मानी साख, उस पर उन्होंने तहरीर की, बड़े मोतबर हवालों के साथ। एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, लोग खुद उसे हासिल करें और उसे शौक़ के जज्बे से पढ़ें। फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सबसे हसीन व जमील, पुरकशिश, नूरानी, जाज़ब नज़र, नहायत रोशन, शगुफ्ता और शादाब था। क़दामत मयाना, रंगत सफ़ेद, जिसामत मुतनासब व मौजूं, और रंगत व निगहत मुनव्वर और ताबा थी। चेहरा मुबारक ना तो बहुत ज़्यादा गोल था और ना बहुत ज़्यादा लंबा, बल्कि आपका चेहरा मुबारक दोनों सूरतों के दरमियान था, यानी गोलाई और लंबाई के एतबार से एतदाल पर था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब भी आपके चेहरा मुबारक को देखते तो पुकार उठते। वो बरगज़ीदा अमीन जो भलाई की दावत देता है, उसके चेहरा मुबारक की ताबानी ऐसी है जैसे अंधेरे में बदरे कामल ज़ौं फशा हो। क्या बात है सर, बेशक। 14वीं का चाँद। और हज़रत उमर फ़ारूक जब आपके चेहरा मुबारक को देखते तो उनकी ज़ुबान पर ज़ुहैर बिन अबी सलमा का शेर आ जाता। अगर आप कुछ और होते तो आप 14वीं का चाँद होते, जो बहुत रोशन होता है। और हज़रत जाबिर बिन समरा बयान करते हैं, मैंने चांदनी रात में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त आप सुर्ख पोशाक ज़ेबतन किए हुए थे। मैं बेयक वक्त आपको और चाँद को देखता रहा, मुझे चाँद से कई गुना बढ़कर हसीन लग रहे थे। बेशक बेशक। तो ताहिरुल क़ादरी साहब को अल्लाह ताला उनकी ये कोशिश कबूल फरमाए। और बहरहाल वो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने लिखा था ना कि उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ। सरहद हशर तक जाऊँगा बेधड़क,
मुझको इतना तो ज़्यादा सफ़र मिल गया। तो बिलाशुबा सर ऐसे ही आपको पता ना, मुज़फ़्फ़र वारसी जो थे वो भी हज़रत ताहिरुल क़ादरी के हल्का बगोश हो चुके थे। अच्छा, माशाल्लाह। चले, उनसे मुंसलिक हो चुके थे। तो सर अब रिवायती मामूलात पे आ जाते हैं। अब अच्छा, एक उससे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अल्हम्दुलिल्लाह घर तशरीफ ले आए। चलें, अच्छी बात है कि सेहतयाब हो गए। सेहतयाब हो गए, ठीक है। उनसे मेरी गुफ्तगू भी हुई। डॉक्टर साहब अपना ख्याल रखें। नकाहत है लेकिन वो बीमारी के असरात तो रहते हैं ना सर। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत जो है बहाल हो गई है। ठीक। और डॉक्टर साहब का साया हमारे दरमियान, हमारे सर पर सलामत रहे और उनकी खुशबू हमारे दरमियान रहे, ये दुआ है हमारी। मौज़ूआत की फहरिस्त जो मैंने नाज़रीन के सामने पेश की, इसमें सबसे पहले एक ज़रा संजीदा मौजू की जाने तो मतलब जब भांग की बात करना चाहते हैं आप मुझे बताएं। सर भांग के ऊपर तो मेरा प्लान है कि मैं पूरा प्रोग्राम एक तरतीब दूंगा। इसके साइंटिफिक फ़ायदे जो हैं, ये अद्वियात में कहाँ इस्तेमाल होती है, इसका तेल कितना महंगा है, पूरी दुनिया में इसकी मार्केट कितनी है, इसका बीज कितना महंगा है, ये काश्त कौन कर सकता है, मैं और आप अगर काश्त करेंगे तो ये गैर कानूनी कहलाई जा सकती है। तो ये वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसके ज़ेरे एहतमाम ये काश्त होगी। अभी शुरू कर लें फिर इस मौजू पर बात। नहीं, ये मतलब उनको दाद तो दे देना। दाद दे देते हैं, जरा मौजू बाद में रख लें। अब ये भंग काश्त होगी ना। जी, भंग काश्त करने वाला भंगी कहलाएगा। सर पीने वाले को भंगी कहते हैं, काश्त करने वाले? काश्त करने दोनों एक ही तरह के हैं। अच्छा, एक यानी एक फैसिलिटेटर है और दूसरा जो है इस्तेफादा करने वाला मुझे माजरत मैं से रोक रहा हूँ मौजू को, क्योंकि इतना खूबसूरत जिक्र खैर हुआ प्रोग्राम में, तो मैं इसके बाद में लेके आता हूँ। कराची का जिक्र करना चाह रहा हूँ। लोग परेशान हैं, साहिली पट्टी के जो रिहायशी हैं उनको तशवीश है कि ये समुद्री तूफ़ान गुलाब जो है कि अपने नाम की तरह नरम होगा या ख़तरा पैदा करेगा। तो असलम खान साहब, ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ कराची, इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, क्योंकि ये समुद्री तूफ़ान जो है इसके बारे में ख़दशा है कि कल ये अपनी हौलनाकियाँ जो है वो उनके तासुरात छोड़ सकता है। रेन एमरजेंसी नाफिज़ है शहर कायद में, कुछ मुख्तलिफ हादसात भी वहाँ पेश आए हैं, इंतज़ामें भी हरकत में आई है। तो ये तूफ़ान या इसके नतीजे में होने वाली जो बारिशें हैं उससे किस हद तक ख़तरात हैं? असलम खान साहब, अभी तक गुलाब के असरात क्या देखे गए हैं कराची में, साहिली पट्टी में और दीगर इलाकों में? देखिए, अभी तक अगर हम बात करें कि खुदा का शुक्र है कि उस तरह की सूरत नहीं आई है। 3 से 4 मुकामात पर जो खंबे हैं वो गाड़ी पर और रक्शे पर गिरे हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान बहरहाल इनसे हुआ है। जो साहिली पट्टी के जो माहीगीर हैं, एक बहुत बड़ी तादाद कराची से लेकर बलूचिस्तान तक, तो उन पर 3 अक्टूबर तक पाबंदी लगाई गई है कि वो शिकार के लिए ना जाए। जो गहरे समंदर में मौजूद थे उन्हें रेडियो सिग्नल के जरिए मैसेजेस दिए गए और उन्हें वापस बुला लिया गया है। तो बेशतर जो कश्तियां हैं वो साहिलों पर आकर लग चुकी हैं और अभी मुसलसल पेट्रोलिंग भी जारी है साहिली इलाकों में। अगर हम बात करें, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी भी, पाक बहरिया भी, और साथ साथ एक इनका जॉइंट वेंचर है, उसके जरिए भी ये वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं मुसलसल। और जो अगर मौजूद हैं कुछ लांचे, तो उन्हें भी बुलाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि इस वक्त तक और आज का दिन, जैसे आपने कहा कि अपने नाम की तरह तो नरम गुजरा कराची पर और वो असरात नहीं आए। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर तक के लिए कराची में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई थी। 120 से 150 मिलीमीटर तक ये बारिशें होनी है। शहर में जो आपने बात की कि रेन इमरजेंसी लग गई, और हम ये देख रहे हैं कि इस बार कुछ ज़्यादा इजलास भी हुए हैं। जो इनकी वाटर जो पंपिंग मशीन है वो भी जगह जगह इंस्टॉल हुई हमें नज़र आई हैं। और साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि जो जहाँ पर रुकावटें थी, जो नाले थे, उनकी सफाई का भी काम हो रहा है मुसलसल। सईद गनी वज़ीर बल्दियात वो भी वज़ीर इत्तलात वो भी इजलास कर रहे हैं, वज़ीर बल्दियात भी इजलास कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी इजलास कर रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमारी बात हुई जमाल सिद्दीकी साहब, पीटीआई के रुकन और तर्जुमान, वो ये कहते हैं कि 400 नाले हैं और बेशतर नालों की बदतरीन हालत है कि सफाई नहीं हुई, और अगर मूसलाधार बारिश कल होती है 120 मिलीमीटर तो शहर में सूरत हाल ख़राब होगी। कमिश्नर कराची साहब ने अब से कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो बिलबोर्ड शहर में लगे उनको हटा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बिलबोर्ड्स लग गए। और आज जो 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चली हैं, तो उसमें हमने ये देखा है कि दरख्त भी उखड़ गए, पोल भी गिरे हैं, तो उससे नुकसान हो सकता था। लेकिन खुशकिस्मती से अगर मैं कहूँ कि आज का दिन, जो कि आज भी खदशा जाहिर किया गया था कि सूरत हाल खतरनाक हो सकती है, तो वो गुजर गया इस वक्त तक। और रात में अगर ये बारिशें होती हैं तो ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक तो नज़र आती है। और ये भी मैं आपको कहूँगा जामी साहब के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह साहब हों, सईद गनी साहब हों, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कम अज़ कम इजलास, रेन एमरजेंसी, अमले की छुट्टियाँ मनसूख, ये कुछ एक्टिविटी जरूर नजर आ रही है इस बार। असलम साहब, कुदरती आफत तो उसका तो मुकाबला इंसान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तदाबीर तो इख्तियार कर सकते हैं। अब सबसे अहम बात ये शामी साहब, देखिए ये 400 नाले हैं,
ये जब भी कभी ऐसी कोई थ्रेट आता है, साइक्लोन आता है, समुद्री तूफान या बारिशें होती हैं, तब याद आता है कि नालों को साफ़ करना है। तो ये नाले एक दिन में 24 घंटे के अंदर तो 400 नाले कराची में साफ़ नहीं हो सकते, और बारिश हो गई तो फिर सूरत हाल भयानक हो सकती है। ये नालों की सफाई किसकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं हो पाती? जब भी कराची में बारिशें होती हैं, नालों की सफाई सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर नाले साफ़ हों तो शायद इतनी पानी ना शहर में फैले। देखिए 6 बड़े नाले केएमसी के पास है, मजमूई तौर पर 39 बड़े नाले हैं, और छोटे नालों की हम बात करें तो तकरीबन 550 से ज़ायद हैं जो डीएमसीज के पास हैं। फंड्स भी जारी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि फंड्स जारी ना हो, लेकिन बदकिस्मती से उन फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो सका। लेकिन अगर हम बात करें अभी हालिया जो बारिशें हुई थी उसमें उन नालों की सफाई के असरात नजर आए। एक इलाका है जो बार बार डूब रहा है, हम बात करें 1 से 2 इलाके, सुरजानी टाउन और नागन चौरंगी, यहाँ पे हमने मुतासरा मुकामात देखे कि यहाँ पर 50 से 70 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो यहाँ पर सूरत खतरनाक हुई है। शारा फैसल पर 47, 50 और उसके साथ साथ 60 मिलीमीटर बारिश में भी वो नुकसान नहीं हुआ जो पिछली बारिशों में हुआ था। उसकी वजह है कि यहाँ पर सफाई के इंतजाम बेहतर हुए हैं नालों की। और साथ असलम खान साहब ये बताएं मुझे, ये मॉनसून जो है ये तो जुलाई से लेके सितंबर तक, यानी सितंबर में तो खत्म हो जाती है, और इस साल ये शुरू हो रही है सितंबर से। सितंबर शामी साहब आज खत्म होता है जी, तो हाँ सितंबर तो खत्म हो रहा है ना, और ये मॉनसून की वेव जो है वो आने को है, तो ये मौसमी तब्दीली भी तो बहुत हो चुकी है। देखिए इस बिल्कुल पूरी दुनिया इसके मुतासिर हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मौसमी तब्दीली के असरात भी हैं। और अभी एक और मैं बताऊंगा जामी साहब और शामी साहब, हवा का जो एक कम शदीद दबाव है बहरे अरब में मौजूद है। गुलाब तो मौजूद था, साथ साथ अभी एक और तूफान है। अगर ये हवा का कम शदीद दबाव तब्दील होता है तूफान में तो उसका नाम शाहीन रखा जाएगा। तो ये भी एक सिलसिला इस तरह का है। ये गुलाब और ये शाहीन जो है हमारे ऊपर क़यामत ढा देंगे, अल्लाह ना करे सर। अच्छा आप बताएं, ठीक है, ये मुर्तज़ा वहाब साहब जो है, आपकी बातों से मुझे लग रहा है, आज का दिन जैसे मैं आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि मुर्तज़ा वहाब साहब की जो कॉरपोरेशन है वो कोई काम कर रही है, दुरुस्त है ऐसा? नहीं, देखिए शामी साहब बिल्कुल ऐसा है कि काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें वज़ीर बल्दियात हों, एडमिनिस्ट्रेटर हों, लेकिन देखिए जिस तरह अजमल जामी साहब ने भी कहा कि नाले बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है। तो फिर अभी आज से आप मुस्तकिल बुनियादों पे काम शुरू करेंगे तो लाहौर में आ जाए तो यहाँ भी नाले जो है, बहुत बहुत शुक्रिया, नालों के ऊपर तजावुज़ात हैं, बहुत शुक्रिया, आबादियाँ बन चुकी हैं, मकान बन चुके हैं, दुकानें बन चुकी हैं। सुन दर्द भरे मेरे नाले, वो दुनिया के रखवाले, दर्द भरे नाले, बस। अच्छा सर, जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब को आज हमने ज़हमत दी है, जो अमरीकी जर्नल सेनेट में एतराफ़ कर रहे हैं शिकस्त का, उस पर तफसील से बात करें, लेकिन वक्त कम है तो ज़रा भंग का मौजू अधूरा रह गया था। दिलचस्पी मेरी उस मौजू पर, नाज़रीन भी चाहेंगे कि उस बारे में मालूमात हासिल कर सकें। तो आज वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब शिबली फराज साहब ने सरकारी सतह पर भंग के काश्त के मनसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया है। ये एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वजारत साइंस का जो ज़ेली इदारा है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च, उसने मुश्तरका तौर पर आजमाइशी ये प्रोजेक्ट है जिसका आगाज़ किया है। 3 साल के अंदर इसी प्रोजेक्ट के अंदर 5 एकड़ तक भंग काश्त की जाएगी, और ये कलियाम का इलाका है जहाँ 1 एकड़ की भंग की काश्त का आज आगाज़ हुआ है। सर शिबली साहब ये कहते हैं कि इससे भंग के पौधे से जो तेल कशीद किया जाता है, हालांकि हमारे यहाँ तो कुछ और ही कशीद किया जाता है, उससे 1 लीटर जो है वो $10,000 तक फ़रोख्त हो सकता है बैनुल अक़वामी मार्केट में। पेशावर, जेहलम और चकवाल के इलाके हैं जिनका इंतखाब किया गया कि ये बड़े मुनासिब हैं, मौजू हैं भंग की काश्त के लिए। तो कसीर ज़र मुबादला पाकिस्तान कमा सकता है। $25 अरब की इंटरनेशनल मार्केट है भंग के पौधे से हासिल होने वाली जो तेल है, या उससे कपड़ा भी बन सकता है, टेक्नोलॉजी की वजारत, बीज भी उसे बेचा जा सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत वो भंग से तेल कशीद करेगी, भंग से तेल, फिर उसे एक्सपोर्ट करेगी, और भंग का बीज भी बहुत महंगा है, और ये अद्वियात में इस्तेमाल भी होता है। ये खिलाड़ियों को जो चोटें लगती हैं उसमें भी ये फायदेमंद। फवाद चौधरी साहब थे पिछले बरस, वो तो वेंटिलेटर बनाया करते थे, वो बनाए हैं, वो कहते हैं इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये जो हैं ये भंग का बनाने में लगे हुए हैं। असल में तो ये आगाज चौधरी साहब ने किया था, क्योंकि 1 बरस पहले तक तो पाकिस्तान में इसकी सरकारी सतह पर वो ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो वोट गिना करेंगे। हाँ, वो तो शिबली फराज साहब कर रहे हैं, और वो हंगामा बरपा है। अभी देखिए को जो रूस में इलेक्शन हुआ है ना, तो वहां भी ये मशीनें इस्तेमाल हुई हैं। ऐसा ही है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने शोर मचाया हुआ है। ऐसा ही है। उसका लीडर कह रहे हैं मशीनों ने हरा दिया हमें, ऐसा ही है, हम जीतते जीतते हार गए हैं। ऐसा ही है।
तो सर ये इजाज़त नहीं थी पाकिस्तान में इससे पहले, पिछले बरस से इसकी इजाज़त मिली है सरकारी तौर पर। अब ये टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होगा, और ये जो तासुर है अमूमी तौर पर जब हम भंग का नाम लेते हैं कि ये नशावर है, चलिए अब सुर और सुरूर की जब कोई डॉलर कमा के लाएंगे उससे उस वक्त देखेंगे। सर चाइना में देखें ना 40,000 एकड़ काश्त हो रही है, चाइना में तो और भी बहुत कुछ होता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ब्राज़ील, कनाडा, फिनलैंड, इन ममालिक में ये भंग के जो तिबी इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है। बिलाखिर इस वक्त तो वो मुस्तनद भंगी बन चुके हैं। हाँ जी, हाँ, ये भंग की काश्त कर रहे हैं। अच्छा, ग्रामेटिकली ये तो वाजे कर देना, भंग काश्त करने वाले को हम भंगी कहेंगे या भंग पीने वाले को? दोनों को कह ले, कोई हर्ज नहीं, हमारा क्या जाता है इसमें। ठीक, हमारे को पैसे लगते हैं हमने कोई शेयर लेना है। ये हमारी टीम, प्रोडक्शन टीम कह रही है कि आप ये बता दें कि भंग से और क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये शिबली साहब से पूछेंगे किसी दिन। फिलहाल इसका जो इस्तेमाल है जनाब वो सरकारी सतह पर ही हो सकेगा, और जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उसमें से फिर नशावर जो चीज़ें हैं वो निकाल दी जाती हैं। मीडिया में इसका इस्तेमाल ममनू होगा। मीडिया में तो होना ही चाहिए सर। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जो अमरीकी जर्नैल एतराफ़ कर रहे हैं शिकस्त का, उस पर तफसील से बात होगी जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग की शिकस्त का बाज़ाब्ता एतराफ़ किया है। सर ये अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की कमेटी है जहाँ पे ब्रीफिंग जारी है। जनरल ने एतराफ़ किया है। सर 3 लोग वहाँ मौजूद थे। जनरल मार्क मिले जो कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, इनको ज़िम्मेदार करार दिया गया। जनरल फ्रैंक मैकेंजी हैं, और जो वज़ीर दिफा हैं लाइड ऑस्टिन वो भी वहाँ मौजूद थे। जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, बहुत तल्ख सवालात उन्होंने इन जर्नैलों से पूछे अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की कमेटी के इस हेयरिंग में, और उसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजिक नाकामी थी, 20 साल जंग हम हारे हैं। जनरल मार्क मिले ये कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि अफ़गान जंग इस तरह ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी जैसे ये हुई है, जिस तरह हम चाहते थे वैसे इसका ख़ात्मा नहीं हुआ। और साथ ये भी कहा है कि बाइडन को 2500 फ़ौजी अफ़गानिस्तान में रखने का मशवरा दिया था, उन्होंने ये मशवरा नहीं माना। और रिपब्लिकन सेनेटर ने इस हेयरिंग के बाद एक जुमला कहा कि तारीख़ में ये अमरीकी क़यादत की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक नाकामी के तौर पर लिखी जाएगी, याद रखी जाएगी। ख़बरदार किया था कि मुकम्मल इनक़िलाब अगर किया तो फ़ौज और अफ़गान हुकूमत बिखर जाएगी। बाइडन जो है ना वो कमांडर इन चीफ है, वहाँ सदर मुमलकत जो है वो कमांडर इन चीफ होता है अमेरिका। तो उन्होंने उनके तर्जमान ने कहा है कि कमांडर इन चीफ को मुख्तलिफ मशवरे दिए गए थे, फैसला तो उन्होंने करना था। उन्होंने फैसला कर लिया। 2500 आदमी वहां रह के क्या करते? 2500 आदमी तालिबान कैसे रहने देते उनको? वो बुनियादी बात ये वो कह रहे हैं कि वो जो 3 लाख की फौज बिखर गई, ये भी रोना रो रहे हैं। फौज बिखर गई, हुकूमत बिखर गई। हुकूमत जो थी वो बताचे की तरह बैठ गई। आप ये देखिए कि जो ये एक जो वाकया हुआ है उसके ऊपर कुछ तहकीक व तफ्तीश तो हो रही है ना। हमारे यहाँ ऑपरेशन जबराल्टर, सकूत ढाका और वो कारगिल का ऑपरेशन, उस पर कोई पब्लिक हेयरिंग हुई आज तक? कौमी असम्बली की, सेनेट की, किसी ने पूछा? हम तो शुरू से ये वारदात कैसे हुई? हमारे यहाँ तो हालात रही नाजुक है ना। नहीं, नाजुक नहीं है। ये जो जमहूरी ममालिक हैं उनमें जांच परख होती है, पड़ताल होती है। वहाँ जमहूरियत कब से है? कपड़े नहीं डाल दिए जाते। हमारी तरह थोड़ी है सर। अब ये तो अजीब बात है। अब गाड़ी जो है आज आप वो भी चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं, ठीक, तो आप कहें हमारी गाड़ी में तो तेल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमारे तो कभी 2 पहिए अगले नहीं थे, कभी 2 पिछले नहीं थे। सवाल ये गाड़ी तो पटरी पे है, तो हम उनको तो ये चीजें किसी मसले की तहकीक की, हमने जिम्मेदारों की को सजा दी, कभी किसी जवाब तलब किया? नहीं, हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेट ऐसा कुछ नहीं होता। जनरल साहब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैंने जनरल मार्क मिले के स्टेटमेंट का जिक्र किया, जनरल फ्रैंक मैकेंजी का जिक्र किया। आपको नाज़रीन को एक बयान उनका सुनवा भी देते हैं और फिर आपसे हम बाकायदा बात करते हैं। देखिए जनरल मार्क मिले क्या कह रहे हैं जब उनसे पूछा गया सवाल। जनरल साहब, ये शिकस्त का एतराफ़ इतने बड़े पैमाने पर, इससे क्या मुराद ली जाए? थैंक यू वेरी मच जामी साहब। पहली बात यह है कि आप जैसे अभी शामी साहब फरमा रहे थे, आप उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ देखें कि सेनेटर ने तमाम मिलिट्री लीडरशिप को, 3 बड़े अहम जिम्मेदारों को बुलाया, लॉयड ऑस्टिन समेत, उनको तलब कर लिया और उन पर सवालात किए गए और बिल आखिर उन्हें यह मानना पड़ा
कि ये एक स्ट्रेटेजिक फेलियर है। लॉजिस्टिक कामयाबी जरूर है कि हम अपनी फौज निकाल कर ले आए हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हम नाकाम हुए हैं। जो कुछ 20 बरस में किया उसका हतमी नतीजा मिलिटरीली स्ट्रेटेजिकली नाकामी निकला है। अब ये इतना बड़ा एतराफ है जिस पे सेनेटर्स ने बजा तौर पे उनको कहा कि इस फेलियर का जिम्मेदार कौन है, इसमें प्रोब होना चाहिए। एक तो आप $85 बिलियन का इक्विपमेंट वहां छोड़ के आए हैं, 3 लाख फौज आपने खड़ी की थी, 20 बरस आपने वहां पर जंग की है, और उसका नतीजा अगर स्ट्रेटेजिक डिफीट है तो फिर तहकीकात होनी चाहिए कि इस फेलियर का जिम्मेदार कौन है। अब उन्होंने एक तो इसका डोमेस्टिक जो ओवरटोन्स हैं कि रिपब्लिकन अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और मिलिट्री लीडरशिप को, तो इसका एक तो लोकल ऑडियंस पे बहुत बड़ा असर है। जो लोकल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की पॉलिटिक्स है उसके लिए ये एक बड़ा संगे मील है। और फिर इसकी जो जिम्मेदारी तलाश की जा रही है, जिसमें 1-2 सवाल ऐसे किए गए जो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। एक तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में कि जो तालिबान आ गए हैं पड़ोस में, क्या ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज कल उनके हाथ में लग सकती हैं? तो ये वही भोंडा सी आर्ग्यूमेंट है जो वो पहले भी बड़े अरसे से देते रहते हैं। लेकिन अगर ये प्रोब होता है और ये बिल कानून बन जाता है, बिल आखिर 50-50 उनका सेनेट डिवाइडेड है, कैमला हैरिस का वोट कास्टिंग वोट है प्रेसिडेंट का, अगर ये कानून बन भी जाता है तो फिर उन्हें प्रोब करना पड़ेगा कि उनकी शिकस्त का जिम्मेदार कौन है। क्या वो जैसा ये तो आपने उनकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स और उसके असबाब और उसकी जो वजूहात हैं वो बता रहे हैं ना, आप उस पर तजिया कर रहे हैं। एक सुपर पावर है अमेरिका, जिसने 20 साल यहाँ पे अपनी फौज रखी। सुपर पावर की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर जर्नैल जो हैं स्टैंडिंग सेनेट की कमेटी में इतराफ़ कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली उस सुपर पावर का जो स्टेचर है वो डैमेज नहीं हुआ इस इतराफ़ के बाद? उसकी क्या हैसियत रह जाएगी? यकीनन एक तो उनका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। जो डेमोक्रेसी है उसकी स्ट्रेंथ सिविल सुप्रीमेसी और उनके आगे जनरल्स को अकाउंटेबल होल्ड करना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जिसकी स्ट्रेंथ पूरी दुनिया ने देख ली। जो अभी शामी साहब फरमा रहे थे ना कि 71 का क्या हुआ और कारगिल का क्या हुआ और ऑपरेशन जिब्राल्टर का क्या हुआ, हमारे मुल्क में तो सब कुछ दफन हो जाता है ना, क्योंकि आपको पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए जिनमें कैरेक्टर हो, जिनमें स्ट्रेंथ हो, जिनकी खानदानी सियासत ना हो और जो 8 साल बाद खैरबाद कह के हमेशा के लिए सियासत से निकल जाते हो। या तो उस किरदार के लोग सामने लाएं जो इनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकें। यहां तो खानदानों की विरासत वसीयतों पे चेयरमैनशिप तब्दील हो जाती है, यहाँ तो नस्ल दर नस्ल सियासत की जाती है। तो जिन्होंने अपने खानदान सियासत में पालने हैं वो अदारों को अकाउंटेबल कैसे होल्ड करेंगे? अब आता हूं आपके सवाल की तरफ। बात यह है कि जिधर इतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी होगी, जब वो जिम्मेदार तलाश करेंगे, क्या वो ईरान को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, चीन को ठहरा सकते हैं, रूस को ठहरा सकते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? जवाब यह है कि नहीं। अगर कर भी लेंगे तो उनका क्या बिगाड़ लेंगे? एक रियासत है जो तारीखी एतबार से अंडर प्रेशर कंसीड करती आई है और वो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान। अब पाकिस्तान चूंकि तारीखी एतबार से हमेशा दबाव में आके फैसले बदलता रहा है और फैसले शराइत मानता रहा है, अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो चाहते हैं कि अपनी उस हसीमत का बदला इनिशियली दबाव डाला जाए। अगर हम कोई ऐसा फैसला करने में कामयाब हो जाते हैं जो हमारे और तालिबान के दरमियान बदएतमादी की फिजा कायम कर दे और ये थ्रेट यूं कि तू पाकिस्तान के लिए कायम रहे, तो ये तो मिनिमम ख्वाहिश है। जो उनके बड़े 4 मंसूबे हैं उन पे कोई आदमी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता और मेरा यकीन है कि इमरान खान तो कभी भी नहीं करेंगे, न मौजूदा पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस लीडरशिप ऐसा करने को तैयार होगी। वो 4 बड़े फैसले पर तो कोई कंप्रोमाइज पाकिस्तान कर नहीं सकता। न चाइना से दूरी इख्तियार कर सकता है, न न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो हमारी फैसिलिटीज हैं, न एनपीटी साइन करेगा, न सीटीबीटी साइन करेगा, न उनको कैप करने की हमाकत करेगा, क्योंकि इसके बड़े दूररस नतायज होंगे। न इंडियन सुप्रीमेसी को तस्लीम करके कश्मीर के मौजूदा फैसले को 5 अगस्त 19 के फैसले को तस्लीम कर ले
और आजाद कश्मीर के लिए एक नई थ्रेट क्रिएट कर दे, ये फैसला भी वो नहीं करेंगे। और बेसिस प्रोवाइड करके ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए और अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक के लिए एक दफा फिर बेसिस दे दे, तो ये भी काम पाकिस्तान करेगा ये जो नहीं। चौथा नुक्ता आप बयान कर रहे हैं, एक तो जो बिल टेबल किया उसकी बात आपने की है ना कि उसमें किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर वो शिकंजा कस रहे हैं, दूसरा इंडिया को एम्पावर करें इकनॉमिकली भी चाइना और पाकिस्तान से डील करने के लिए। ये इस नुक्ते में कहाँ बात, ये जनरल मिली ने जो बात की कि अफगानिस्तान से अल-कायदा 1 साल के अंदर अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकती है, यानी अगला मंजरनामा भी वो बयान कर रहे हैं। जी, लेकिन उन्होंने ये बयान नहीं किया कि 20 बरस के जंग के बावजूद जहां 1,40,000 कोलिशन फोर्स रही, दुनिया की सबसे ताकतवर कोलिशन जिसको एयर सपोर्ट, ड्रोन स्ट्रोक, सैटेलाइट सपोर्ट हासिल थी, जब सब कुछ हासिल था तो 20 बरस में आईसिस और आईसिस खुरासान और अलकायदा खत्म क्यों नहीं हुई अफगानिस्तान में, जिसमें आपने 20 बरस 2 रिजीम्स कारजाई और अशरफ गनी को बरसर इक्तदार रखा। पूरे अफगानिस्तान में आप करता धरता थे, आपकी फौज वहां मौजूद थी, तो 20 बरस में अल-कायदा वहां कैसे कायम रह सकी, आईसिस खुरासान कैसे कायम रह सका, आईसिस का वजूद वहां से खत्म क्यों नहीं हो गया, जबकि तालिबान की हुकूमत तो 20 साल से आप खत्म कर चुके थे। तो इन सवालात के एक बात यह है कि गोया तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहने चाहिए, ये हमारे बड़े एक बुनियादी हमारा रियासती मुफाद जो है उसका ये तकाजा है। बिल्कुल है तकाजा, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में फिर से काओस होता है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन क्रिएट होती है, तो सबसे बड़ा फॉल आउट पाकिस्तान पे ही आना है। तो अगर हम अपने रीजन में अफगानिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हैं, और जो कि हमारे जाहिर है मफाद में है, 2610 किलोमीटर की सरहद है, 30 लाख रेफ्यूजीज आज भी बैठे हैं, क्या हम 30 लाख और का बोझ उठा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। उनके पास लैंड रूट तजारत के लिए सिर्फ पाकिस्तान का है। तो हमारे नेशनल मफाद में है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो जाए और स्ट्रांग, मेरा ये मिलिट्री कंक्लूजन है कि स्ट्रांग तालिबान हुकूमत ही गैर अफगानों को वहां पर अड्डे नहीं बनाने देगी। अफगान फितरतन आजाद मनश हैं, अपनी रियासत पे अपनी रिट एस्टैब्लिश करते हैं, किसी अरब को, किसी खुरासानी को, किसी आईसिस मुख्तसर आप ये फरमाएं कि जब से तालिबान की हुकूमत आई, हम देख रहे हैं कि जो टीटीपी के अटैक्स हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, वो बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा खतरा है जिसके ऊपर कंसर्न्स भी हैं। ये क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है और इसका हल क्या है? यकीनन इसकी ये एक बड़ा प्लान स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है, जिसमें होस्टाइल एजेंसीज शामिल हैं। इसका हल तो सिर्फ एक है कि गो फॉर अ किल। अब आप ना इंतजार करें ना कुछ, गो फॉर द किल, और इस मैनेस को फाइट आउट करें, रूट आउट करें, जिस तरह पहले 7 मेजर ऑपरेशन करके किया गया था। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में दोबारा जान डालें और इंटेलिजेंस एक्विजिशन के तमाम तर मीन्स को इस्तेमाल करते हुए इनकी सरकोबी करें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। ये जंग हमने खुद लड़नी है और हम लड़ने की सलाहियत रखते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जनरल एजाज अवान साहब थे जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया। 2 और मामला रह गए हैं सर। पाकिस्तान जो है, हाँ जी, ये जो असल में इसहाक खाकवानी साहब ने मैसेज किया है, क्या फरमा रहे हैं कि भाई ये जो रिपब्लिकन्स का बिल है, हाँ, इसको पूरी रियासत का बिल ना समझा जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं समझ, ये कोई रियासती बिल नहीं है, ना भी ये पास हुआ है, ना ये मंजूर हुआ। और वो जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट की अब बात करते हैं ना, अमेरिका की, वो क्योंकि सेनेट की चेयरपर्सन होती है ना, इसलिए जब उसका वोट कास्टिंग इसलिए होता है, इसलिए कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं होता, डिसीजन उसका आएगा, उसके चेयरपर्सन के तौर पे होता है। ठीक है, लेकिन बुनियादी एक बात यह है, अगर पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दे दी तो फिर तो सुपर पावर बिल्कुल ही जमीन बोस हो गई। फिर तो उनको चाहिए कि आपने कल भी इसका जायका खींचा था दादोशुमार की रोशनी में, पाकिस्तान अमेरिका खाली करे
सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट और कहे जी और पाकिस्तान को दे, और कहे जी इन्होंने हमें शिकस्त दी है। वीटो पावर पाकिस्तान को दे। नहीं, या तो फिर ये इतराफ कर लें, यानी जो चंद बिलियन डॉलर जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है साल का, हमने अमेरिका जैसी सुपर ताकत को, नेटो के सारे मुल्कों को अगर शिकस्त दे दी है तो फिर हमारे सामने पेश करे, वीटो पावर बनाए हमें। ठीक है, जायज़ मुतालबा है अगर ये बात का एतराफ़ करते हैं। सर, दो बड़े अहम मामला तो और रह गए। एक तो याद होगा कि हमने बार बार कोशिश की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अंदरूनी सियासत है, जो बयानी की जंग है, उस पर बात की जाए। तज्जिया भी आपने किया, सुहेल बड़ाइश साहब भी, सलमान गनी साहब भी आते रहे इस मौजू पर इजहार ख्याल करने के लिए। लेकिन देखिए कि आज मरीम नवाज साहबा खुद क्या फरमा रही हैं। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, जो आज की वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है, उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जीत और हार के दरमियान एक खौफ की पतली सी जंजीर है। अगर आपने जुल्म के ज़ाब्ते मानने से इनकार कर दिया, अगर आपने अल्लाह ताला के अलावा किसी से डरने से इनकार कर दिया, अगर आप हालांकि सर हम ये समझे थे कि जो डिवीजनल लेवल के इजलास हो रहे हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब की जो हालिया 3-4 तकरीरें हैं जिसमें वो मुज़ाहमत के फ़वाइद और उसकी जद्दोजहद पे बात करते करते अब आहिस्ता आहिस्ता मुफाहमत की फ़वाइद भी बता रहे थे कि अगर मुफाहमत होती है तो इस रस्ते से अगर मकासद हासिल होता है तो हरज नहीं है। पहले बात नहीं करते थे। तासुर ये था कि शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने ये बात कर दी। वो शहबाज शरीफ साहब तो आज फिसल गए हैं सीढ़ियों से, अपने घर में जी सीढ़ियों से गिर पड़े। अब 2 हफ्ते के लिए उनको डॉक्टरों ने कहा है आराम फरमाएं, आराम फरमाएं, आराम फरमाएं। तो कमर में पहले तकलीफ थी, मजीद तकलीफ हो गई, मजीद तकलीफ हो। तो अल्लाह ताला उनकी कमर जो है, के नोटिस भी हैं, नैब में भी कल पेशी थी। वो तो अलग बात है ना, लेकिन पहली बात तो धक्का किसने दिया है? क्या पाँव फिसला? पाँव फिसला हो सकता है, और क्या हो सकता है? अच्छा, ये जो वो कह रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे और हम उनसे डर रहे हैं। तो डरते रहे, मगर दोनों अल्लाह से डरे। ये जैसे वो खुद कह रही है ना, अच्छा, कि जो अल्लाह से डरता है तो दोनों अल्लाह से डरेंगे, खुदा खौफी करेंगे, तो फिर एक दूसरे से नहीं डरेंगे। चले ठीक है सर, एक बड़ा अहम मौजू और रह गया था। कल प्राइम मिनिस्टर ने एक शारा का इफ्तिताह किया था, बता रहे थे कि सड़कें पिछले दौर में बहुत महंगी बनी है, 20 करोड़ रुपया। वो कहता है हसन इकबाल साहब कि भाई वो जो उन्होंने बनाई है NLC ने, कहते हैं जो या चाइना ने, वो कहते हैं हमारे दौर में जो मोटरवे जो सड़कें बनी या वो सीपेक के तहत चाइनीज़ कंपनी ने बनाई या FWO ने। तो इमरान खान साहब आप इल्ज़ाम किस पे आयद करें? दूसरी बात यह है कि सड़कें जो बनती हैं, अगर किसी सड़क में ब्रिज बनेंगे, खाए होंगे, पहाड़ काटे जाएंगे, उस पर कॉस्ट ज़्यादा होगी। शोएब साहब ने आज उसकी एक दिलचस्प वजाहत की। उन्होंने कहा जी कि ये सीपेक के जो मंसूबे हैं ना, उसके तहत जो सड़कें बनी उनकी हम बात नहीं कर रहे, और किसी कर रहे हैं, इसलिए पता नहीं, ये सारे मजजूब हैं। सर एक ब्रेक, इनको पता ही कुछ नहीं है। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।